तमाम डीएलएड के स्टूडेंट्स और डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन सभी का सॉल्यूशन यानी आंसर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ लगभग हम 3-4 घंटे के बाद ही देख पाएंगे। उससे पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें जो है देना है, वो है कि देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है, कुछ टॉपिक्स जो कि पीडीएफ में नहीं रहता है और इसीलिए वो जो है आपको वीडियो के जरिए हम क्लासेस करवाते हैं। तो क्लासेस बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को जो है पूरी तरीके से तैयारी हो। तो जो लोग पीडीएफ चाहते हैं सिर्फ और पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ में सब कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको ये वीडियो क्लासेस भी करना है, साथ ही पीडीएफ भी देखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ पीडीएफ पे भरोसे रहते हैं और पीडीएफ ही मांगते हैं, तो उसको तो पीडीएफ दे देता है लेकिन पीडीएफ में सब कुछ रहता नहीं है। और बाद में फिर आप एग्जाम में बैठने के बाद आते हैं और बोलते हैं कि सर जो है आप जो जितना पीडीएफ देते हैं उसमें से आया नहीं। तो आएगा कैसे? क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो पीडीएफ में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो क्लास में मिल जाता है। साथ ही वीडियो क्लासेस में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और साथ ही अपने कॉलेज के साथियों को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए पहला आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे, सबसे पहले आप लोगों को सब कुछ बताने से पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता है कि हम क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या दिए थे, उसके बाद आपको वीडियो शुरू करेंगे। तो सब कोई पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, खास करके अपने कॉलेज के साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2022 यानी डीएलएड फाइनल एग्जाम 2022 के लिए मैंने पेपर 10 यानी सामान्य विज्ञान विषय यानी जनरल साइंस विषय के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बताए थे उसके बारे में आपको बताते हैं। तो टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, 60 मार्क का फुल मार्क्स रहेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन जो हम सजेशन के तौर पर आप लोगों को दिए थे क्या क्या है पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो है आपको अलग अलग सेक्शन में रहेगा क्वेश्चन, जिनमें जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और बाकी और आपका 3 सेक्शन रहेगा। बायोलॉजी का एक सेक्शन, केमिस्ट्री का एक सेक्शन और फिजिक्स का एक सेक्शन। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपको हर एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसमें 2 या 3 करके क्वेश्चन रहेगा अलग अलग, उसमें एक क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए हम अपनी तरफ से जो पेडागोजी है, जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपका पेडागोजी है, बाकी तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है जो आप 11th 9th मैट्रिक में पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं कि विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं दैनिक जीवन में महत्व। दूसरा बताए थे कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें, अथवा विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। इन क्वेश्चन को पहले नोट कीजिएगा, ठीक है। शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दक्षताओं से क्या संबंध है, दक्षता को शक्तिपुंज क्यों कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन दिए थे पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, किसी कक्षा का किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण करें। तो देखिए पाठ योजना सोशल साइंस और साइंस का क्लास 4, 5, 6 का कोई भी एक टॉपिक उठाकर इसको तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। और लेसन प्लान का जो है हम पीडीएफ शाम तक डाल देंगे, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरह से बनाया जाता है। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्णन करें, जिसमें प्रोजेक्टर, सीडी, चार्ट, मॉडल, स्लाइड के बारे में सामान्य परिचय लिखना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री ये दोनों क्वेश्चन जो है ना दोनों के लिए है, तो दोनों आप लोग कर लीजिएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी दोनों पेपर के लिए है, साइंस और सोशल साइंस के लिए, कि विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। इसमें हम देखिए कौन कौन सा विधि आपको बताए थे। ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या निराकरण विधि, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रदर्शन से चर्चा विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और उसके बाद इकाई विधि, यूनिट मेथड, उसके बाद परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन 1 का। ये इनमें से आपको जो है इतना सारा क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट रहा, आप लोग इसको करके जाइएगा तो 2 क्वेश्चन आपका आने का संभावना रहेगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग मैथ में देखिए जितना हम 2019 का सॉल्यूशन करा है सेम टू सेम आपका बहुत सारा आ गया है, यानी 8 में से 7 क्वेश्चन मान लीजिए कि मेरा मतलब जितना हम आप लोग सजेशन दिया उनमें से आया है। तो देखिए ये सब कर लीजिएगा। सेक्शन बी में आपको वही फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1 और फिर बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। और इसके लिए आपको करना क्या है, पिछले 5-7 सालों का जो क्वेश्चन है उसी को आप लोग रिपीट ज़्यादातर होते हैं, तो पिछले 5-7 सालों का जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको क्लासेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। तो विज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसी के बारे में पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे। तो उसका आंसर बताते हैं। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना है, जिसका आशय विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन्हें आपस में संबंध ज्ञान कराना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द तथा लैटिन क्रिया वर्ब सायर से हुई है। यहाँ पर साइंसिया का शब्द का अर्थ है ज्ञान तथा क्रिया यानी सायर का अर्थ है
टू नो यानी जानना। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज। तो ये है साइंस का मीनिंग, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3-4 घंटे बाद आप लोग को PDF मिलेगा, तो आप लोग PDF पहले उतना मैसेज मत कीजिएगा, आपको ऑलरेडी हम डाल देंगे। जैसे इस पर हम कम से कम 1000 व्यूज़ आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है 1000 ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो जितना जल्दी आएगा आप लोग हम PDF डाल देंगे। बाकी आप लोग क्लासेस पूरा देखिए, आपका काम आ जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं वो वीडियो से ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं। उनको बाद में PDF भी देते हैं तो बोलते हैं कि सर मेरा जो है पहले ही वीडियो से कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे PDF की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को तो हम दे देंगे, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सिर्फ आज ही का समय बचा है आपके पास। अगला है विज्ञान की परिभाषाएं। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस का कौन कौन, यहाँ पे देखिए आपका 3 परिभाषा हम बताएंगे। इनमें से आपको 2 जो है परिभाषा याद कर लेना है या समझ लेना है, ठीक है, या ये दिमाग में रहना चाहिए आपका। पहला है आइंस्टाइन के अनुसार, और आइंस्टाइन को सब कुछ जानता है। और दूसरा है कोनांट के अनुसार। आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। दूसरा कोनांट के अनुसार विज्ञान अंत संबंधित संप्रदायों एवं संप्रदात्मक संयोजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के फलतः विकसित हुई है। डेम्पियर के अनुसार क्या है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो इन तीनों परिभाषा को आप लोग को करके जाना है। अगला कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना है, देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर हम उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित की भौतिक विज्ञान विषय की संरचना भी अन्य विद्यालयी विषय की अपेक्षा अधिक मजबूत और शक्तिशाली है, जिसके कारण विज्ञान अन्य विषय की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। विज्ञान की प्रकृति सदैव चर्चा का विषय रही है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है। मतलब विज्ञान क्या है, संज्ञा कम क्रिया अधिक है। दूसरा विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक करते हैं, और वैज्ञानिक क्या करते हैं, यह वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है। तीसरा विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है। चौथा विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन से है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, ये सब आपका प्रकृति बता रहा है, ठीक है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तार्किक तथा अधिक अस्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, अधिक स्पष्ट होता है। इसका ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। इसके अध्ययन से आगमन, निगमन, सामान्यीकरण तथा अवलोकन की योग्यता विकसित होती है। इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन यानी डिसिप्लिन तथा आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक यानी पॉजिटिव, तार्किक यानी लॉजिकल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है। ये सारा उसका प्रकृति हो गया। अब विज्ञान की शाखाएं क्या क्या है, तो देखिए विज्ञान की शाखाएं ऐसे तो आप जानते भी हैं कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इसके अतिरिक्त और भी शाखा है। देखिए कि सुविधा की दृष्टि से विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 तरह का होता है, जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। अगला है गणित, अगला है खगोल विज्ञान, अगला है भूगर्भ विज्ञान, अगला है आयुर्विज्ञान। ये सारा जो है इसकी शाखाएं हैं। वर्तमान में विज्ञान विषय को जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ये दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से प्राकृतिक विज्ञान कहलाते हैं, यानी नेचुरल साइंस कहलाते हैं। अब विज्ञान शिक्षक के वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए मूल्य इसका क्या क्या है। पहला बौद्धिक मूल्य है, यानी इसका बौद्धिक विकास होगा बच्चों में। अगर विज्ञान शिक्षक प्रदान करेंगे तो इंसानों में, लोगों में क्या होगा, अगर उसका बौद्धिक विकास होगा। दूसरा व्यावहारिक प्रयोगात्मक मूल्य और नैतिक मूल्य, इसमें बच्चों में और लोगों में क्या होगा, जिसको आप अगर बच्चों को शिक्षा देंगे विज्ञान का, तो उसमें जो है नैतिक मूल्य का विकास होगा। साथ ही वो अपने व्यवहार में ये प्रयोग में ला सकते हैं। अगला है सांस्कृतिक मूल्य, अगला है सौंदर्यात्मक मूल्य, अगला है जीविका उपार्जन संबंधी मूल्य, अगला है मनोवैज्ञानिक मूल्य, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अगला है अनुशासन संबंधी मूल्य,
और 9 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास से संबंधित मूल्य। यह है विज्ञान का मूल्य। अब बताएंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग। तो देखिए विज्ञान, ये सभी आप लोग जानते हैं कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। ये आप लोग जो है अपने से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए तो आप लोग का और भी दिमाग जो है खुल जाएगा। और आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे है जो इनके बारे में आंसर ऑलरेडी पता है, तो बस उनको मेरी तरफ से ये प्रिपरेशन करवाना है ताकि गाइड मिल जाए एक अच्छा सा। और हमेशा मेरी कोशिश रहता है कि आप लोगों को एक बेहतर और बेहतर से गाइड दिया जाए। तो देखिए पहला कि विज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्व के संचालन का मूल आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, जिसका क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है। पहला है संचार के क्षेत्र में। टेलीफोन और टेलीग्राफ द्वारा क्षण भर में ही किसी भी प्रकार के संदेश एवं विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा कोई समाचार क्षण भर में प्रसारित किया जा सकता है। विज्ञान ने मनुष्य और आकाश की सारी दूरियां समेट ली हैं। यातायात के क्षेत्र में साइकिल, स्कूटर, लॉरी, ट्रक, रेलवे, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्षयान ब्रह्मांड में मानव की प्रगति का साक्ष्य दे रहे हैं। चंद्र विजय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना द्वारा अंतरिक्ष पिंडों की नियमित यात्राएं शायद अधिक दूर नहीं। देखिए यातायात के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, क्योंकि जितना भी आपका साइकिल से लेकर स्कूटी, लॉरी, ट्रक, कार, हर चीज़ क्या है आपका कि सब का सब जो है यातायात का साधन है वो विज्ञान की ही देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं जितना भी दवाई, जितना भी चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक मशीन, सब कुछ कहाँ विज्ञान की देन है। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि असहाय रोग जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग पर विजय विज्ञान के माध्यम से ही हो सका है। इतने बड़े बड़े रोगों का जो अगर इलाज हो रहा है तो विज्ञान का ही उसका मूल्य है, विज्ञान का ही देन है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या है। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं। टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा ने शिक्षा को सरल बना दिया है। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या है। उर्वरक, बुआई, कटाई के आधुनिक साधन, कीटनाशक दवाई तथा सिंचाई के कृत्रिम साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधापूर्ण एवं सरलता बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न विज्ञान की ही देन है। दैनिक जीवन में विद्युत हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, बिजली के पंखे, प्रेस, कुकिंग, गैस स्टोव, फ्रिज, सिलाई मशीन आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन दिया है, जिसे समय, शक्ति व धन की पर्याप्त बचत हुई है। अगला उद्योग के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इतने सारे पॉइंट, बस आपको ये पॉइंट लिखना है कॉपी में कि मनोरंजन के क्षेत्र में, बाकी चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। दैनिक जीवन में विद्युत, उद्योग के क्षेत्र में भी है। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आज जितने भी देश परमाणु बना रहे हैं, परमाणु हथियार बना रहे हैं, सब क्या है सब किसका देना है, विज्ञान के देना है। यानी संसार के हर एक क्षेत्र में विज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगला है भवन निर्माण में वास्तुकला। अगर आप बिल्डिंग भी बनाते हैं तो आज विज्ञान का बहुत बड़ा देन है। वास्तुकला भी बनाते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा देन है। चाहे आप बहुमंजिला इमारत बना ले, ताजमहल जैसे विशाल इमारत ले लीजिए, सब विज्ञान की देन है। उसकी हाइट, उसकी चौड़ाई, उसका स्ट्रक्चर, बनावट, सब कुछ विज्ञान पर ही निर्भर है। उसके बाद विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। ये भी एक क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे कि प्राथमिक स्तर पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, लिखो। विज्ञान मिडिल स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यानी क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि विज्ञान का जो है उद्देश्य क्या है विज्ञान शिक्षण का। चलिए उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले उस विषय के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेना आवश्यक है। कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसका सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए, पहला उसका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। यही बात विज्ञान विषय के लिए भी सत्य है। विद्यार्थियों के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन करने के लिए ये आवश्यक है कि पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाए तथा उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाए। उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पहला कि उद्देश्यों को बालकों की आवश्यकताओं तथा रुचि की पूर्ति होनी चाहिए, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, उद्देश्यों से सीखने वाले ये आपका जो है कि उद्देश्य जो आप निर्धारित करेंगे कि विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए, तो इसमें आप कौन कौन सा उद्देश्य को उद्देश्य आप बनाएंगे तो कैसे कौन क्या होना चाहिए उद्देश्य में। तो देखिए जब आप उद्देश्य को निर्धारित कर रहे हैं तो उद्देश्यों को बालकों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ये ख्याल रखना है। दूसरा,
उद्देश्यों से सीखने वाले व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उद्देश्यों से बालकों की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों को प्रजातंत्र या शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाना चाहिए। उद्देश्यों में सहायक सामग्री को छांटने के लिए तथा उसके संगठन के लिए सहायता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन उद्देश्यों को प्रजातंत्रीय शिक्षा के जगत में सभी स्थानों में मान्यता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि साधारण परिस्थितियों में उनकी प्राप्ति संभव हो सके। उन उद्देश्यों से ये संभव होना चाहिए कि कक्षा की पढ़ाई से बालकों के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सके। उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि अध्यापक उसका प्रयोग कर सके, अर्थात उसे उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। अब अगर आपको अलग अलग आ जाए, देखिए यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, ये सब आप रखिएगा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। अब अगर आपको प्राथमिक स्तर पर पूछ ले या मिडिल स्तर पर, तो उसके लिए देखिए कुछ पॉइंट आपको दे रहा है, इस तरह से आप लिखिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य का क्या है, देखिए पहला पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राथमिक मतलब 1 to 5 में, तो इस दौरान आपको विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर पहली तथा दूसरी श्रेणी में सफाई, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण तथा निरीक्षण शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को भौतिक तथा जीव विज्ञान से संबंधित वातावरण की मुख्य बातों, मान्यताओं, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं को पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ये है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा। दूसरा, तीसरी तथा चौथी श्रेणी में अध्ययन के अंतर्गत स्वास्थ्य, रक्षा तथा सफाई को सम्मिलित करना चाहिए। और उसके बाद कि विद्यार्थियों के भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से संबंधित वातावरण पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये आपका प्राथमिक स्तर पर। अब चलिए मिडिल स्तर पर। मिडिल स्तर मतलब आपका 6 to 8 या 6 to मैट्रिक मान लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ तक, तो देखिए माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान शिक्षण के विद्वानों ने माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित 3 उद्देश्यों को निर्धारित किया है। क्या क्या, पहला है व्यावहारिक उद्देश्य, जो कि मिडिल स्तरों पर पहला है व्यावहारिक उद्देश्य। विज्ञान केवल पुस्तक विज्ञान के आधार पर पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक विषय है। विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को यह समझाया जाए कि विज्ञान का संबंध केवल पुस्तक तथा प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका संबंध दैनिक जीवन में भी है। विज्ञान का शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब विज्ञान शिक्षण दैनिक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। यह है व्यावहारिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो है मिडिल स्तरों पर, वह है सांस्कृतिक उद्देश्य। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वास्तव में विज्ञान ने आधुनिक संस्कृति को अत्यंत प्रभावित किया है, इसीलिए आधुनिक संस्कृति को समझने के लिए विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण के माध्यम से आधुनिक संस्कृति का ज्ञान कराना एक अन्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए निर्मला गुप्ता ने लिखा है, वह अध्यापक जिसने अपने छात्रों में कुछ रागात्मक अनुभूतियाँ जैसे उत्साहपूर्ण घटना, अलौकिक स्नेह, संसार की आश्चर्यजनक वस्तुओं तथा व्यक्तियों को देखने की उत्कंठा उत्पन्न नहीं की, विज्ञान का वास्तविक अध्यापक कहलाने योग्य ही नहीं हो सकता। विज्ञान के अधिकांश आविष्कारों का संबंध किसी न किसी हर्ष, त्याग, स्नेह और उत्साहपूर्ण घटनाओं से होता है। इसीलिए बालकों को एडिसन, न्यूटन, आर्किमिडीज आदि के जीवन का अध्ययन कराने से उनमें मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति की नई भावनाएं उत्पन्न होंगे और इसके फलस्वरूप उनमें सांस्कृतिक भावना का विकास होगा। तीसरा उद्देश्य है मिडिल स्तर पर, वह है अनुशासनात्मक उद्देश्य। अनुशासनात्मक उद्देश्य का मतलब हो गया डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, विज्ञान शिक्षक का एक उद्देश्य छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना भी है। विज्ञान शिक्षण के द्वारा यह प्रयास किया जाना आवश्यक है जिससे कि छात्रों की मानसिक प्रक्रिया ठीक से प्रकार से कार्य कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों के निरीक्षण तक तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। शिक्षक उनके सामने विभिन्न समस्या प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र अपनी मानसिक योग्यता द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मानसिक अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। ये तीसरा। आप देखिए कुछ विधि आप लोग बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा और एक क्वेश्चन है उसको बताते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि वीडियो भी आप लोगों को देखना जरूरी है। सिर्फ पीडीएफ फाइल देखने के मतलब आप लोग कुछ ज्ञान पूरा हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मुझे पूरी तरीके से, जो लोग यहाँ पे जितने भी वीडियो देखते हैं लगभग 2000, 3000, 4000 तक भी व्यूज़ इसमें देख रहे हैं लोग, इसका मतलब है कि ये जो 4000, 3000 लोग देख रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। और इतने सारे स्टूडेंट्स जो पहले से तैयारी फॉलो कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ों को वीडियो को पूरा देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, नोट्स जो लिए हैं, सबका तैयारी कितना है वो अपने ही सब कुछ जानते हैं। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं और आप लोग का एग्जाम कैसे जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं डाला हुआ है और साथ ही आप लोग को पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा। सॉरी, इस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है लेकिन आंसर पीडीएफ फाइल में नहीं था, इसको अलग से हम दे रहे हैं। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता का दक्षताओं से क्या संबंध है, दक्षताओं को शक्तिपुंज क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाना है। इसको मेरी तरफ से ये अलग से आप लोगों के लिए स्पेशल वीवीएल है इस बात के लिए। भारत सरकार ने, देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षा में गुणवत्ता का दक्षताओं के से क्या संबंध है, यानी शिक्षा में अगर गुणवत्ता लाई जाए, क्वालिटी लाई जाए, तो बच्चों में जो दक्षता होती है, स्किल्स जो उसको पूरा होते हैं, उससे क्या संबंध है, और दक्षताओं को ही शक्तिपुंज क्यों कहा गया है। चलिए इसके बारे में आंसर बताते हैं। भारत सरकार ने विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट के स्तर को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर या MLL का निर्धारण किया है। यह दक्षता पर आधारित है। अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सशक्त होता है, शक्तिमान होता है, उसमें एक प्रकार की शक्ति आ जाती है, बौद्धिक शक्ति, जो उसके जीवन यापन में मदद करती है तथा उसके आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में, अच्छी शिक्षा बेहतर तथा अच्छी जीवन शैली के लिए मानव शक्ति के विकास की प्रक्रिया है। अच्छी शिक्षा वाले व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं, उनके आधार पर वह अन्य क्षमताएं हासिल कर लेता है। उदाहरण के लिए एक 5वां पास बालक या बालिका यदि सभी तरह के जोड़, घटाव, गुना, भाग, भिन्न आदि का सवाल हल कर लेता है तो उसे पूर्णतया दक्ष कहा जा सकता है। इस प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरने पर बच्चों में कुछ दक्षताएं विकसित हो जाती है। इससे उनमें ज्ञान शक्ति, कौशल शक्ति और भाव शक्ति का विकास होता है। दक्षताएं अधिगम के पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, यानी दक्षता क्या है कि अधिगम जो बच्चों को सिखाया जाए उससे पहले ये कार्यक्रम बना ली जाती है और इसका लक्ष्य रखा जाता है, जिससे यह जानना सरल हो जाता है कि बच्चों को क्या सीखना है और उन्हें क्या सीख लिया है और क्या सिखाना बाकी रह गया है, ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है। अधिगम के इस अंतराल से उपचारात्मक शिक्षण संभव हो पाता है। इसीलिए दक्षताएं एक तरफ जहां शिक्षा के लिए अध्ययन का दिशा निर्देशन करेगी तो दूसरी तरफ बच्चों की उपलब्धि स्तर का भी संकेत करती है। जब बच्चे घर के वातावरण से प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो यहाँ की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई होती है, जिन्हें सही तरीके से बोलना, चलना, बैठना, पढ़ना, लिखना, दूसरों से बातें करना आदि नहीं होता है। यानी बच्चा जब भी घर से जब पहली बार स्कूल में जाते हैं तो होता क्या है कि बच्चों को सही तरीके से किसी के साथ घुल मिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे वे इन गुणों को हासिल करने लगते हैं। जब ये गुण उनमें आने लगता है तो उसमें एक नई शक्ति का संचार होगा। अतः दक्षता इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो शक्ति बच्चों में विद्यालय आने के पूर्व नहीं थी वह अब आने लगी है। इसीलिए दक्षताएं शक्तिपुंज कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को दक्षता क्या है? दक्षता मतलब कि कोई बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, उसका एज हो गया 4 साल या 5 साल और अब उसको स्कूल में भर्ती कराया गया है। तो बच्चा जब आएगा तो उसको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा कि उसको अधिगम देने से पहले कुछ उसका लक्ष्य तैयार की जाए कि बच्चों को स्कूल में किस तरह से पेश आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, प्रार्थना में कैसे होना चाहिए, बैठना उठना, बातें करना, टीचर्स का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ जो है उसको है इस तरह से लक्ष्य प्राप्ति की जाती है। और यही है दक्षता पुंज, और ये जो है शक्ति पुंज भी कहलाता है। गुणवत्ता धीरे धीरे और क्रमिक ढंग से विकसित होती है, इसीलिए इसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी MLL ठीक है कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा है देखिए, इसलिए इसे MLL ना कहकर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। जब दक्षता यानी लेवल नहीं लेवल्स कहा जाता है, ठीक है। जब दक्षताओं का विकास पारंगतता के स्तर पर हो जाता है तो शिक्षा में गुणवत्ता आती है। अतः गुणवत्ता वास्तव में पारंगतता के स्तर पर दक्षता प्राप्त करने की स्थिति है। इसे हम ये भी यूं ही समझ सकते हैं, ऐसी प्राथमिक शिक्षा जिसमें बच्चों वे सब कुछ अच्छी तरह सीख ले या जो नहीं सीखना चाहिए वो पूर्णतः दक्ष हो जाए, यानी उच्च कोटि की प्रवीण और परंपरा के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ उठना बैठना चलना फिरना, उसके साथ साथ बच्चों को जो मेन जो बेसिक चीज़ होती है वो भी बच्चों को आना चाहिए, जैसे उसका स्वास्थ्य, उसका नाखून काटना और भी बहुत सारे ऐसे होती है। उसके बाद बच्चों को बहुत सारे ऐसे नॉलेज भी होना चाहिए जो विज्ञान विषय से रिलेटेड है, जो बेसिक होती है। ये सारी चीज़ जो है दक्षता में आती है।
तो देखिए गुणवत्ता इक्वल टू दक्षता प्लस पारंगतता, यानी अगर MLL यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग कहा जाए तो इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी प्लस क्वालिटी। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर पेश कीजिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी दिमाग में समझ बैठा लीजिए, इस चीज़ को लिख के जाना है, ठीक है। तो बस इसीलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रहना है, ना ही कोई चोरी या किसी और का देखना, ये सब नहीं करना है कभी भी। आपको सीधा पॉजिटिव रहना है और बिना किसी का देखे, बिना कोई चोरी किए हुए आराम से अपने मन से, अपने दिमाग से जो भी आपको आंसर आएगा वही आंसर आपको लिखना है। और आपको जब इतना तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के कोई किसी की तरफ ना झुकना है, किसी की तरफ देखना है, कुछ नहीं करना है, आप इसी तरह से आंसर को लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो में बताते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के मुख्य कमजोरियों पर प्रकाश डालें। अभी जो शिक्षा प्रणाली है खास करके प्राथमिक, उसकी क्या क्या कमजोरी है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या क्या लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की क्या कमजोरी है, प्राथमिक मतलब 1 to 5 में क्या दिक्कत है। आज की प्राथमिक शिक्षा में अनेक कमजोरियाँ दृष्टिगोचर है, हम जानते हैं कि दृष्टिगोचर है। हम जानते हैं कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ कराना हमारी जिम्मेदारी है, पर आज स्थिति ये है कि कक्षा के कुछ बच्चे ही अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई में दक्ष हो पाते हैं, यानी वे पारंगतता के साथ दक्षता हासिल करते हैं। अधिकांश बच्चे वह सब कुछ अच्छी तरह नहीं सीख पाते हैं जो उन्हें सीखना चाहिए, अर्थात वे पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि पहला कि विद्यालय आकर्षक नहीं है, उन्हें पढ़ाई में आनंद नहीं आता। पहला कमजोरी क्या है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का इतना आज की जो वर्तमान स्थिति है कि विद्यालय जो है आकर्षक नहीं है। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो होता है ना आकर्षण, वो आकर्षण नहीं होता है। अगर ये आकर्षण नहीं रहेगा तो बच्चे को है इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई में, तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है या शिक्षा का ही उद्देश्य है तो वो पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा, पढ़ने पढ़ाने का मूल उद्देश्य कहीं स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। पाठ्यक्रम जो है बोझिल है, बच्चों को कम समय में अधिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। बच्चों द्वारा याद करने तथा रटने पर अधिक जोर दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकें नीरस है, पढ़ाने के तरीकों में शिक्षकों को कोई छूट नहीं है। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री भी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात युक्ति संगत नहीं है। विद्यालय को न्यूनतम सुविधाएँ तथा उपकरण, शौचालय, पेयजल आदि का अभाव है। सामुदायिक सहभागिता का अभाव है। बालक को स्व अभिगम का अधिक अवसर नहीं प्राप्त होता। अधिगम सामग्री बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। निदानात्मक जांच एवं उपचारात्मक शिक्षण का अभाव है। प्राथमिक शिक्षा के स्तरीय नहीं होने का एक बड़ा कारण प्रबंधन का अभाव भी है। बच्चे क्या है, कितना और कैसे सीखे, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इससे शिक्षकों को भी बहुत कठिनाई होती है। तो ये प्राथमिक शिक्षण में बहुत सारी कमजोरी है। तो चलिए अब कुछ आप लोगों को विधि के बारे में बताएंगे, साथ ही आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ विधि ऐसा है जो हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी विधि है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि हो गया, आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, उसका अलग अलग जो है वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर ही वीडियो है। लेकिन कुछ ऐसी विधि है जिसको आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, मैथ क्लासेस में, तो उसको एक बार रिपीट कर देता है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहला है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर समस्या संबंधी समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सके। इस कार्य में अध्यापक उनकी सहायता करते हैं। विद्यार्थी प्रयोग एवं अनुभव द्वारा विकल्पों की पुष्टि करके समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। समस्या समाधान विधि के मुख्य चरण है समस्या को महसूस करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, उपयुक्त आंकड़ों का संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण, निष्कर्ष निकालना। ये उसका विधि। देखिए समस्या समाधान विधि क्या है कि टीचर्स की सहायता में होगा, लेकिन क्या होगा कि बच्चों के सामने कोई समस्या रख दी जाती है और बच्चे जो है उसका गहन चिंतन करेंगे और उसके बाद उसका समाधान करेंगे। अब इसका गुण और चलिए इसका दोष बताते हैं। उसके बाद में और भी विधि है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। जैसे इकाई विधि बताएंगे, प्रयोगशाला विधि भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान विधि जो है दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण देने में, दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में और अध्यापक विद्यार्थी मधुर संबंधों के निर्माण में विशेष रूप से सहायक होते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कौन सा ये मनोवैज्ञानिक विधि है
और इसमें अध्यापक का कार्य जो है अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टीचर जो है तुरंत जो है बच्चों को जो है बनाने बोलेगा, उसको समस्या देंगे और उसका समाधान करेंगे बच्चे। तो इसमें टीचर को जो है कम जो है मेहनत करना पड़ता है, उसका कार्य भी कम रहता है। परंतु यह विधि वर्तमान भारतीय शिक्षण परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। इसके मुख्य कारण हमारे विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, सुयोग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, पाठ्यक्रम की कमियां और विद्यार्थियों से अधिक अपेक्षा आदि है। तो समस्या समाधान विधि के चरण आप लोगों को बता दिए। पहला क्या होगा समस्या समाधान विधि के, कि समस्या को महसूस करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, उपयुक्त आंकड़ों का संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण व परीक्षण, निष्कर्ष निकालना आदि। शिक्षण की इस विधि में विद्यार्थियों को समस्या को हल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यार्थियों के समक्ष एक समस्या के शिक्षक द्वारा रखा जाता है, जिससे विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। उद्देश्य प्राप्ति में महसूस की गई बाधाएं समस्या कहलाती है। समस्या निवारण विधि के गुण, यह विधि विद्यार्थी को समस्या निवारण के लिए तैयार करती है। इस तरह गणित समस्या निवारण जीवन में आने वाली समस्या को समझने और निवारण करने में भी सहायक होते हैं। तो देखिए अब इसका समस्या समाधान विधि के कुछ गुण, ऑलरेडी ये क्लास आप लोगों को करवा चुका है। जो लोग यह है उसको वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, जो लोग मतलब देखे होंगे पहले से। समस्या को समझने और निवारण करने में सहायक होता है। इस विधि से विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क एवं कल्पना की प्रेरणा मिलती है। यह विधि विद्यार्थियों में स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता और पहल करने की आदतों का विकास करती है। यह विधि विद्यार्थियों को बौद्धिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है एवं अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्व अध्ययन आदतों का विकास करने में सहायक है। यह विधि करके सीखने पर आधारित है, इसीलिए अधिगम जो है प्रभावशाली और स्थायी है। शिक्षक विद्यार्थी मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की शंका को दूर कर सही हल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। इस विधि से धैर्य, सहयोग, आत्मविश्वास आदि जैसे गुणों का विकास होता है। अब इस विधि के दोष क्या क्या है, तो समस्या निवारण विधि या समस्या समाधान विधि या समस्या हल विधि, इसका विधि का दोष क्या है। इस विधि में शिक्षण जो है वो धीमी गति से चलता है। बोध प्रश्न समस्या समाधान विधि के सोपान लिखिए, ठीक है। यह विधि गणित के सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं है। कम उम्रों के विद्यार्थियों या छोटे कक्षा विद्यार्थियों के लिए परिपक्वता न होने के कारण यह विधि अधिक उपयोगी और प्रभावी नहीं है। छोटे बच्चे और छोटे प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं के लिए बच्चे के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही इस विधि को प्रभावशाली रूप से उपयोग कर सकता है। औसत शिक्षक इस विधि का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी ऐसा टीचर होना चाहिए जो पूरी तरीके से मतलब ज्ञान से भरा हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो तो आधा अधूरा मतलब ऐसा टीचर इसको पढ़ा नहीं पाएगा इस विधि के द्वारा। इस विधि की आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु का संगठन एक कठिन कार्य है। इस विधि के उपयुक्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अगला है विश्लेषण विधि और संश्लेषणात्मक विधि। जो लोग इस विधि को जानते हैं वो लोग स्किप कीजिएगा, बाकी लोग देखिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए और भी विधि का बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अभी इसको बस कंप्लीट कर देते हैं। विश्लेषण विधि और संश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक वो अलग अलग विधि है, इसीलिए इन्हें अलग अलग समझने की आवश्यकता है। विश्लेषण विधि क्या है, विश्लेषण शब्द का अर्थ है चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और इससे हम समस्या को हल करने के लिए उसे सरल हिस्सों में तोड़ देते हैं। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम निष्कर्ष से कल्पना की ओर जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी समस्या के हल के अंत से आरंभ करके समस्या के हल के आरंभ तक पहुंचता है, अंत से शुरू करके आरंभ तक पहुंचता है। विश्लेषण विधि के गुण क्या क्या है और दोष क्या क्या है, चलिए बताते हैं। विश्लेषण विधि के गुण। यह विधि विद्यार्थियों की संख्या का समाधान करते हुए विषय समझने में सहायता करती है। इस विधि में विद्यार्थी रुचि लेते हैं क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सोचने समझने की शक्ति एवं जिज्ञासा का विकास करती है। यह विद्यार्थियों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। यह विद्यार्थियों में मौलिकता, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता का विकास करती है। यह विधि बोझिल और उबाऊ नहीं लगती। इस विधि में एक क्रमबद्ध कड़ी बनी रहती है क्योंकि हर पद के अपने तर्क होते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में खोजी एवं अन्वेषण संबंधी स्वभाव की वृद्धि करती है क्योंकि यह खोज पर आधारित होती है। विश्लेषण विधि के दोष क्या क्या है, यह एक लंबी विधि है और अधिक समय भी लेती है। इस विधि से विद्यार्थियों की निपुणता, गति और काम करने की शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। गणित के सारे शिक्षकों को इस विधि से प्रभावशाली ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। अभ्यास के लिए यह विधि लाभदायक नहीं है क्योंकि यह समस्या के हल पर आधारित होते हैं। संश्लेषण विधि, यह विधि संश्लेषण विधि के विपरीत है। विश्लेषण विधि के विपरीत है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाते हैं। संश्लेषण का अर्थ है दो अलग अलग खंडों को फिर से जोड़ना। यह विधि दिया हुआ से आरंभ होकर जो सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ती है।
दी हुई परिस्थितियों या तथ्यों को जोड़ना होता है और इस तरह जुड़े हुए तथ्य हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ से अज्ञात जानकारी सही हो जाती है और निष्कर्ष निकल जाता है। संश्लेषण विधि के गुण। यह विधि अभ्यास के लिए उपयोगी है। यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है, इसीलिए इस विधि में कमज़ोर छात्र भी लाभान्वित होते हैं। इस विधि में समय और शक्ति की बचत होती है। यह विधि समस्याओं के हल को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है और यही कारण है कि विद्यार्थी सरलता से समझ पाते हैं। इस विधि में हम उन तथ्यों को पेश करते हैं जो कि पहले ही खोजे जा चुके हैं, इसलिए यह विधि विचारों की उत्पत्ति है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि यह हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ली जाती है। इसका दोष क्या क्या है संश्लेषण विधि के? इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में मौलिकता और नए तथ्यों को खोजने की भावना का विकास नहीं हो पाता। यह विधि विद्यार्थियों के मन में कई संख्याएँ उत्पन्न करती है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। इस विधि में क्रमबद्ध चलने पर भी कई बार कैसे हुआ अनुत्तरित रहता है, क्योंकि यह विधि केवल निर्देश देने वाली विधि है, इसलिए यह वैज्ञानिक नहीं है और इसमें विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति का विकास भी नहीं होता है। अगला है, यह विधि रट्टा लगाने पर बल देती है, क्योंकि यदि एक भी पद भूल गए तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। गृह कार्य अधिक देता है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थी के साथ संबंध में नहीं आता है, इसलिए इस विधि द्वारा पढ़ाने पर अनुशासनहीनता की समस्या आती है। आप चलिए मेन इंपॉर्टेंट कुछ विधि है उसके बारे में बताएंगे, इसीलिए आपको बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए। देखिए, प्रयोगशाला विधि क्या है, यानी लेबोरेटरी मेथड। विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। विज्ञान के साथ साथ गणित जैसे विषयों में भी प्रयोगशाला विधि काफ़ी लाभप्रद है। गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे जो हम गणित बोल रहे हैं ना, तो आप लोग इसको विज्ञान भी समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि आपका गणित में भी आता है कभी कभी और विज्ञान में भी, तो दोनों के लिए आंसर है। तो यहाँ पे हम जो है गणित के लिए बनाए थे, तो आप लोगों को ये बताते हैं। देखिए, विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। विज्ञान के साथ साथ गणित जैसे विषयों में भी प्रयोगशाला विधि काफ़ी लाभप्रद है। गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता, बल्कि करके सीखा जाता है। अतः विज्ञान विषय के साथ साथ गणित के विषय में प्रयोगशाला विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि शिक्षा की प्रसिद्ध उक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्र, उपकरण तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्य, नियमों, सिद्धांतों, संबंध, वादी की सत्यता की जांच करते हैं और उनका उपयोग समस्याओं के हल ज्ञात करने में करते हैं। लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर और करो और सीखो के सिद्धांत पर काम करता है। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा देती है तथा उनमें सीखने के प्रति रुचि जागृत होती है। लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला में जो काम करवाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है जिस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद अपने से सीखते हैं, करो और सीखो। अब इस विधि के गुण देख लेते हैं। प्रयोगशाला विधि में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है तथा प्रायोगिक उपयोग की संभावना भी अधिक होती है। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा देती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान सक्रिय रहता है तथा स्कूल तथ्यों पर आधारित होता है। इस विधि द्वारा छात्रों को प्रयोग करने की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। प्रयोगशाला विधि के द्वारा किसी विषय वस्तु के सिद्धांतों, संकल्पनाओं, संबंधों, वीडियो आदि का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से विद्यार्थियों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या क्या है। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह विधि काफ़ी खर्चीली विधि है। गणित की एक अच्छी प्रयोगशाला संगठित करने के लिए पर्याप्त धन की भी आवश्यकता है, अब परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। साधारण विद्यालय इसके लिए धन खर्च करने की क्षमता नहीं रखता। प्रयोगशाला विधि सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता समान नहीं होती। यह विधि काफ़ी धीमी विधि है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को इसकी सहायता से समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। अगला विधि है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी शिक्षा शास्त्री सर विलियम किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। नाम याद कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट मेथड अगर आता है ना परियोजना विधि, तो इसका नाम आप लोग जरूर लिखना है। परियोजना विधि का आविष्कार किसको माना जाता है, तो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री सर विलियम किलपैट्रिक द्वारा।
यह विधि प्रयोजनवाद की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे में आंकड़ों का एकत्रीकरण किसी समस्या को केंद्रित करते हुए सामुदायिक रूप से किया जाता है। परियोजना विधि क्या है? इस विधि में सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है। फिर चरणबद्ध तरीके से कई छात्र सामुदायिक रूप से तथ्य की खोज करते हैं तथा उनके निष्कर्ष को एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह विधि साहचर्य और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार योजना सुरक्षा पर आधारित रचनात्मक कार्य करने की ओर प्रेरित होती है। यह विज्ञान के छात्रों के अतिरिक्त अन्य विषय के छात्रों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। प्रमुख विद्वानों के द्वारा योजना विधि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। देखिए इसका परिभाषा दोनों को याद रखिएगा। एक किलपैट्रिक जो कि इसका जो है वो ये महान मतलब जनक है मान लीजिए कि प्रोजेक्ट विधि का, उन्होंने क्या कहा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और एक और याद रख लीजिएगा बेलट का कहना क्या है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। आप देखिए प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि के सिद्धांत क्या क्या है, तो इसका कुछ सिद्धांत है। यथार्थवाद का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और उद्देश्य का सिद्धांत। आप देखिए परियोजना विधि में अध्यापक की भूमिका क्या है, तो देखिए अध्यापक कहाँ क्या क्या भूमिका है। परियोजना विधि में विद्यार्थी को सक्रिय करना यानी एक्टिव करना अति आवश्यक है क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों पर केंद्रित होती है। परियोजना विधि में एक्चुअली होता क्या, देखिए बच्चों को जो है कोई समस्या का सिलेक्शन किया जाता है और उसको दे दिया जाता है, तुम अपने समाज अपने वातावरण पर जो है उसको सर्च करके वो खोज करके निकल के लाता है। तो इसके लिए पूरे तरीके से जो है विद्यार्थी पर केंद्रित है। परियोजना विधि में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को भूमिकाओं का अपना महत्व होता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करने में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है। अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करता है। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उन विद्यार्थियों के अनुसार ही उन्हें कार्य सौंप पर जाना चाहिए। अध्यापक को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इस विधि में अध्यापक एक मार्गदर्शक, मित्र तथा सहयोगी की भूमिका निभाता है, ना कि किसी तानाशाह की तरह। अध्यापक को विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो ताकि विद्यालय अपने ऊपर कुछ उत्तरदायी ले सके। अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों की स्वतंत्रता बनाए रखे और उनको डर को दूर करे। आप देखिए परियोजना विधि के गुण और विशेषता। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, वो हम एक्चुअली यहाँ पे नहीं दे रहे आपको। वो विधि है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, इसका तो आंसर बता दिए थे आप लोगों को पिछले क्लासेस में। तो साथ ही विज्ञान विषय के लिए क्या शिक्षक का गुण होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग 5-10 मिनट देख लीजिएगा ना गूगल पर सर्च करके कि विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए या शिक्षण में शिक्षक का क्या उद्देश्य है। तो ये जरूर आप लोग शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो परियोजना विधि के गुण विशेषता क्या है, देखिए यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। छात्रों में प्रोजेक्ट द्वारा सीखा ज्ञान अधिक समय तक बना रहता है। यह छात्रों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त है। यह आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न करता है। विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन करने में सहायक है। सामाजिक और प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ावा मिलता है। समाज के साथ व्यावहारिक तथा घनिष्ठ संबंध रहता है। यह है परियोजना विधि के गुण और विशेषता। अब इस विधि के दोष। सामान्यतः परियोजना विधि के जहाँ लाभ है वहीं कुछ उसके हानि भी है। यह अधिक महंगी विधि होती है। शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता है। छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या आती है। श्रम अधिक और खर्च अधिक होता है। उच्च स्तर पर केवल प्रोजेक्ट से शिक्षण नहीं किया जा सकता है। परियोजनाओं के लिए उपकरण तथा प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। योजना के लिए उचित संदर्भ साहित्य का अभाव हो सकता है या प्रत्येक विद्यालय से संभव नहीं है। अगला है प्रयोग प्रदर्शन विधि या सहचार्य विधि शायद है, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने कराता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कभी इसका क्या घुमा के क्वेश्चन देगा। तो अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आएगा तो आपको आंसर लिखना है प्रयोग प्रदर्शन विधि से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ये खत्म। चलिए उसके बाद लास्ट एक है इकाई योजना, वो बताएंगे, उसके बाद खत्म वीडियो। चलिए तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के बारे में बताते हैं। विज्ञान प्रयोग पर आधारित रहता है, इसलिए विज्ञान शिक्षण में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि छात्र जो भी कुछ भी सीखे वह प्रयोग के आधार पर सीखे। प्रयोग व्याख्या की पूर्ति करते हैं। किसी भी अस्पष्ट बातों को प्रयोग प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
यदि छात्रों को यह दिखाना है कि ताप को धातु का प्रसार होता है तो इसको छल्ले गेंद वाले संयंत्रों के प्रयोग द्वारा भली प्रकार प्रदर्शन द्वारा समझा जा सकता है। होता क्या है, देखिए प्रदर्शन विधि के बारे में बताते हैं कि कोई भी साइंस का विषय पढ़ा रहा है तो बच्चों को जो है प्रयोग करके, कि जैसे मान लीजिए कि जैसा आप लोग मान लीजिए कि क्या होगा कि इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको किस में जो है सुचालक और किस में सुचालक, इस चीज़ को आप लोग अगर ना लाइट का दिखाएंगे, देखो स्विच दबाते हैं, इसके अंदर तार है तो क्या हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है। अगर इसमें करंट नहीं रहेगा तो इसमें क्या होगा, बल्ब जो है, लाइट जो है, पंखा जो है नहीं चलेगा। तो ये है, इसी तरह से उसको प्रयोग करके दिखाया जाता है, प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। ठीक है, इस विधि में छात्र कानों से प्रयोग के विषय में सुनते हैं और आंखों से देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों को जो भी बोला जाएगा वो सुनेगा और उसको आंखों से देखेगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि में व्याख्यान विधि की कमी को पूरा किया जाता है। व्याख्यान विधि में छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर बैठे रहते हैं, जबकि प्रयोग प्रदर्शन विधि में उत्साहित तथा सक्रिय होकर भाग लेते हैं। माध्यमिक स्तर तक की विज्ञान कक्षा की यह विधि सर्वोत्तम है। अब इस विधि के क्या क्या गुण है देख लेते हैं। इस विधि के गुणों को निम्न क्रम में रखा जा सकता है। इसको अपनाने से कक्षा का वातावरण सक्रिय और सजग रहता है। अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यह विधि छात्रों के निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। प्रयोग विधि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है। यह रोचक विधि है तथा छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, अतः यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि धन और समय की बचत करती है। कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक पूरी कक्षा को प्रयोग करके दिखा देता है। दूसरे, अध्यापक स्वयं प्रयोग करता है, अतः समय भी कम लगता है। अध्यापक के श्रम की बचत होती है। अब देखिए प्रयोग प्रदर्शन की विधि के दोष। इस विधि में छात्रों को यंत्रों तथा उपकरणों के प्रयोग के अवसर नहीं मिलते। कक्षा में जहाँ की छात्रों की संख्या अधिक होती है, यह विधि अधिक प्रभावशाली नहीं होगी। प्रयोग प्रदर्शित करते समय अध्यापक इतना लीन हो सकता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहे कि छात्र प्रयोग को भली प्रकार समझ रहे हैं या फिर नहीं। इस विधि में छात्रों की अपेक्षा टीचर जो है अधिक क्रियाशील रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि छात्र प्रयोग के समय से भाग को ध्यान से देखते या सुनते रहें। प्रयोग में समस्त छात्रों का सहयोग नहीं लिया जा सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई की उपेक्षा होती है। ठीक है, ये रहा लास्ट मेथड आप लोग बताएंगे, इकाई योजना। उसके बाद ये वीडियो खत्म। तो देखिए टोटल 50 मिनट के आसपास वीडियो होगा, तो देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग जो है वो कर लीजिएगा कि विज्ञान शिक्षण के विज्ञान शिक्षण के गुणों का बारे में लिखे या विशेषता के बारे में लिखे, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर सोशल साइंस का करवा दिया आप लोगों को। इकाई योजना, इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समावेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। इकाई योजना के शिक्षक पद मैरिसन द्वारा प्रतिपादित शिक्षक पद निम्न है। खोज, इस पद पर शिक्षक इस बात का पता लगाता है कि नवीन इकाई के संबंध में छात्रों को कितना पूर्व ज्ञान है। शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान की खोज निम्न युक्तियों से कर सकते हैं: लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक प्रश्न द्वारा और विचार विमर्श करके। दूसरा, प्रस्तुतिकरण, इस पद के अंतर्गत शिक्षक इकाई की विषय वस्तु को छात्रों के समझ बातचीत या कथन के द्वारा प्रस्तुत करता है। इसके बाद वह प्रश्नों को द्वारा यह जानने का प्रयास करता है कि छात्र इकाई के विषय वस्तु को समझ गया है या नहीं। यदि छात्र नहीं समझ पाता है तो शिक्षक उसको पुनः प्रस्तुत करेगा। शिक्षक अगले पद पर तब तक नहीं जाएगा जब तक छात्र इस पद की विषय वस्तु को पूर्णतः समझ नहीं लेते। अगला, आत्मीकरण, इस पद पर छात्रों को इकाई की विषय वस्तु को आत्मसात करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस सोपान में छात्र निम्न माध्यम से विषय वस्तु आत्मसात कर सकते हैं: अध्ययन कर, लिख कर, एक दूसरे से बातचीत करके और शिक्षक से परामर्श करके। अगला पॉइंट है कि संगठन, इस पद में छात्र इकाई की विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से लिखकर ज्ञान को संगठित करते हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो शिक्षक ये समझ लेता है कि वे इकाई की विषय वस्तु को भली भांति समझ गए हैं। वाचन, इस पद के अंतर्गत निम्नलिखित दो वाचन प्रयुक्त किए जाते हैं: एक आदर्श विधि और दूसरा है वास्तविक विधि। अब इकाई विधि का लाभ क्या क्या है? यह विधि वातावरण संबंधी इकाइयों का प्रयोग छात्रों का वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। विविध प्रकार की क्रियाएं, अनुभवों तथा समस्या निराकरण का आयोजन करके क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल देती है। कक्षा कार्य को अधिक सार्थक तथा रोचक बनाती है।
बालकों में जिस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, बालकों में योजना तैयार करने का गुण विकसित करती है। सहयोग, विनम्रता, नेतृत्व, सहकारिता, धैर्य, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। स्वास्थ्य की आदतों का निर्माण होता है। इकाई विधि से दोष, इस प्रकार के ज्ञान उपार्जन के लिए उपयुक्त नहीं। इस विधि के प्रयोग में पर्याप्त समय लगता है। समय सीमा का मिश्रण नहीं। इन शिक्षक पदों को सभी विषय को शिक्षण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा आप लोगों का क्लास ख़त्म। तो वीडियो को जो लोग पूरा देखते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग सिर्फ पीडीएफ करके रहेंगे उनके लिए आधा अधूरा ज्ञान। और बाकी उम्मीद रहेगा जिस तरह से आप लोगों का बाकी 8 पेपर अभी तक एग्जाम गया है, मेरे रिकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को 3 चीज़ करना फॉलो करने के लिए बोले थे, वो 3 चीज़ कर लीजिएगा। सेक्शन बी का प्रीवियस 5-7 सालों का कर लीजिएगा और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिएगा और ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इतना सारा आप लोग करने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि आप लोग और कहीं वीडियो या कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगा।